everyone, welcome to IAS Origin. This is Anubhav Dimani, faculty at IAS Origin. अगर आपको अपने देश का डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के बारे में बाद में सोचना होगा, पहले आपको अपनी देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा। क्योंकि जब तक आपने अपने देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तब तक आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस देश के पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहकर गए हैं। और इस देश में अगर इंटरनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट लाने का क्रेडिट किसी को जाता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। क्योंकि सरदार पटेल ने यह कहा था कि डेवलपमेंट तो तभी होगा जब आपके देश में, आपके शहरों में, आपके राज्यों में और आपके गांव में शांति होगी, पीस होगा। क्योंकि बिना शांति व्यवस्था के आप किसी भी तरीके का विकास का कार्य नहीं कर सकते। सरदार पटेल के दिमाग में ये बात इसीलिए भी आई थी क्योंकि हमको जो हमारे पड़ोसी मिले हैं, हमारे जो नेबर हैं, वो दुनिया के बेस्ट पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान या चाइना। तो जब आपकी नेबरिंग कंट्रीज ही आपके लिए थ्रेट हो तो एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर है वो और ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इसी तरीके की चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के मॉड्यूल इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस में। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी से तो रिलेटेड है ही, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के अंडर आती है। अब नेशनल सिक्योरिटी दो लेवल पे डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जब आपके देश को बाहरी या दूसरे देशों से खतरा हो और आप उनसे देश के बाहर से रक्षा करवा रहे हो तो वो कहलाती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जैसे इंडिया की रक्षा करना पाकिस्तान की आर्मी से या चाइना की आर्मी से, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। लेकिन दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं, दुश्मन देश के अंदर भी होता है। इस देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस देश की सिक्योरिटी को पसंद नहीं करते और अलग अलग तरह से इंडिया के अंदर थ्रेट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो बेसिकली टेररिस्ट को इंडिया में लेकर आना हो, या फिर किसी भी तरीके की स्मगलिंग करनी हो, या कश्मीर की मिलिटेंसी का इशू हो, पंजाब में खालिस्तान का इशू हो, सेंट्रल इंडिया में नक्सलिज्म का इशू हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर आती हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं लेकिन होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब ये जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, इसने 6 अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश किया हुआ है और ये 6 डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से जिम्मेदार होते हैं। अब ये होम मिनिस्ट्री इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है, एक करंट अफेयर्स का एग्जांपल लेते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में दंगे या सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस जो हैं क्रिएट हो गई थी, क्योंकि मणिपुर में जो अलग अलग ट्राइब्स हैं जैसे कुकी, नागा या मेटी ट्राइब, इन तीनों के बीच में हाईकोर्ट के एक छोटे से रिजर्वेशन के रिकमेंडेशन के चक्कर में वायलेंट एक्टिविटीज चालू हो गई। और यहां पर ये वायलेंट एक्टिविटीज दंगों में और सिविल वॉर में इस तरीके से बदल गई कि मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट और मणिपुर की स्टेट पुलिस पूरी तरीके से फेल्ड साबित हुई उस मणिपुर की वायलेंट सिचुएशन को हैंडल करने में। और तब जाकर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने आर्टिकल नंबर 305 का इस्तेमाल किया और आर्टिकल 355 में क्लियरली यह कहा गया है कि अगर इंडिया के किसी भी स्टेट को इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की वजह से थ्रेट मिलता है तो ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की कि वो आर्टिकल 355 उस पर्टिकुलर स्टेट में इंप्लीमेंट करके इमरजेंसी की घोषणा करे, वहां से पुलिस को हटाए और आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय करे। तो ये जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने कदम उठाया, ये देश के खिलाफ नहीं लेकिन देश के फेवर में था, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की कि वो इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके मणिपुर को, और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने एग्जैक्टली यही किया। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ना कि सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी या दूसरे प्रॉब्लम्स, लेकिन हर इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर में निभाती है। अब सबसे पहले हम लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी शहर में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर किसी तरीके का होता है, जैसे कि वहां पर ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने वहां पर अच्छे से काम नहीं किया है, या फिर वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चालू हो चुका है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या आर्म्स डीलिंग या ड्रग स्मगलिंग या प्रोस्टिट्यूशन, ये सारा का सारा बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है कहीं ना कहीं जाके टेररिज्म से लिंक होता है। और इस देश के लोग ज्यादातर तब क्राइम में इन्वॉल्व कर लेते हैं खुद को जब एम्प्लॉयमेंट की यहां पर प्रॉब्लम आने लगती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर होता है। तो जब अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर होता है तो उसके कंसिक्वेंसेस हमको देखने को मिलते हैं और लोग आसानी से पैसा कमाने के लिए इंडिया के अगेंस्ट चले जाते हैं और वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स की वजह से भी कई बार यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे कम्युनल डिवाइड हो जाता है, जैसे रिलीजन के नाम पर अगर कभी पॉलिटिक्स होती है तो बहुत आम बात है इंडिया में हिंदू मुस्लिम या दूसरे रिलीजन के लोगों के दंगों को देखना। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। अब जिस तरीके से रिलीजन के नाम पर डिवाइड किया जाता है, जाति या कास्ट के नाम पर भी डिवाइड किया जाता है, उसी तरीके से लैंग्वेज या एथनिसिटी के नाम पर डिवाइड किया जाता है। प्लस नागालैंड में जिस तरीके से हमें 1947 से इंसर्जेंसी देखने को मिली थी और नागालैंड ने गवर्नमेंट से लड़कर 1963 में अपना एक अलग स्टेट बनवाया और उसके बाद भी वहां पर इंसर्जेंसी नहीं रुकी। वो इंसर्जेंसी थोड़ी बहुत तब जाकर कम होती है जब 2015 में नागा पीस अकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट वहां के इंसर्जेंट्स के साथ साइन करती है। और कश्मीर की मिलिटेंसी का इतिहास तो हम सभी लोगों को पता है, जो 2019 में तब जाकर खत्म होता है जब आर्टिकल नंबर 370 को हटाया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट डेफिसिट की हम लोग थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो कई बार हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, यानी कि जो बेसिकली बेगुनाह है उसको कई बार फंसा दिया जाता है, या फिर जो गुनहगार है उसको कभी सजा नहीं मिल पाती, तो सामने वाला जो है खुद ही बदला लेना चाहता है और जुडिशियल सिस्टम पे उसका पूरी तरीके से विश्वास उठ जाता है। ये क्रिमिनल जो माइंडसेट है ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनकर आ जाता है। करप्शन जब हद से ज्यादा हो जाए, या फिर क्रिमिनल पुलिस और पॉलिटिशियन साथ में एक दूसरे से मिले हुए हों और बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा हो, तो ये एक तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जन्म देता है। या फिर अगर हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की भी बात करते हैं तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे मोबाइल या रिमोट एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट ने कभी डेवलपमेंट करने का सोचा भी नहीं, या फिर बहुत ज्यादा टफ टेरेन या फिजिकल फीचर्स हैं हमारे बॉर्डर एरिया में। उन बॉर्डर एरियाज में और वहां के लोगों को भड़काना या बहकाना हमारे नेबर्स के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जो अगेन एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट होता है। और इस थ्रेट को खत्म करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली बहुत ज्यादा स्कीम्स और बहुत ज्यादा पॉलिसी और कमिटीज भी बनाई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1998 में सबसे पहले हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री को चेयरमैन और इस देश के जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्र, उनको हेड बनाया गया था। और पहली बार इंटरनल सिक्योरिटी पर बात की थी गवर्नमेंट ने खुलकर कि इसके लिए एक अलग से पॉलिसी होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग कारगिल रिव्यू कमेटी देखें तो हम सभी लोगों को पता है कि कारगिल वॉर तो हम लोग 26 जुलाई 1999 को जीत गए थे, विजय दिवस के रूप में जिसे हम लोग मनाते हैं। लेकिन देश के अंदर के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, और तभी वो लोग धोखे से हम पर उस साल अटैक कर पाए। और जब ये विजय दिवस हम मनाते हैं उसके 3 दिन बाद
हम लोग कारगिल रिव्यू कमिटी एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, डिफेंस बजट और टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में लूप होल्स देखे जाते हैं। और यह कमिटी कितनी अच्छी काम कर पाई, कितना अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर पाई, उसके लिए फाइनली आपकी नरेश चंद्र टास्क फोर्स 2011 में बनाई जाती है, जिसमें यह कंक्लूजन निकाला जाता है कि अगर आपको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है तो डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन पैरेलली एक दूसरे के साथ चलते हैं। और अगर इन दो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑपरेशन नहीं है तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। अब कौन कौन से ऐसे थ्रेट हैं हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और किस तरीके से वो सॉल्व किए जाते हैं, इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद IAS Origin, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। I'll see you in the next video. Thank you very much.